साथियों नमस्कार। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका अंशकालीन पंचायत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ये तय कर लिया है विचार विमर्श के बाद कि हमें अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से बातचीत और निर्णायक संघर्ष की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने सवालों को लेकर बोलेंगे नहीं तब तक सरकार सुनेगी नहीं और वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी। हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं कि ये जो सरकारी विभागों का पूरी तरीके से जो ठेकाकरण कर दिया गया है यह रुकना चाहिए और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके रोजगार में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन उन्हें मिलना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग आने वाले दिनों में खास करके लोकसभा के चुनाव समाप्त होते ही, चुनाव परिणाम घोषित होते ही हम लोग अपने तय रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। कितने लोग साथ देंगे, कौन साथ आएगा, कौन इस लड़ाई को लड़ने में सहयोग करेगा, ये बाद का मुद्दा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लाखों की संख्या में जो वर्षों से हमारा आउटसोर्स अस्थायी ठेका अंशकालीन पंचायत कर्मचारी काम कर रहा है वह बड़े अन्याय का शिकार है और वो लड़ना चाहता है, ये तय है और ये सहमति आम कर्मचारियों के अंदर बन चुकी है। हमने पिछले दिनों कुछ जिलों के अंदर गए, लोगों की राय जानी। हम फिर कुछ जिलों की तरफ जा रहे हैं लोगों की राय लेने के लिए कि हम लोगों को इस मुद्दे पर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कमोबेश सबका एक ही कहना था कि सरकार से लड़े बिना हम कुछ नहीं हासिल कर सकते और जिसके पीछे उनके अपने तर्क थे, उनका कहना था कि सरकार ने, और ये सरकार को पता भी है कि उसने जो आउटसोर्स कल्चर पैदा किया है वो उसी ने पैदा किया है और इससे वो बहुत आसानी से खत्म नहीं करेगी, हमारे अनुनय विनय के माध्यम से उसे खत्म नहीं करेगी। अगर ये खत्म होगा तो एक निर्णायक संघर्ष के जरिए ही इसे खत्म कराया जा सकता है। और इसलिए ज्यादातर लोगों की ये राय थी कि हमें जितनी भी संख्या में हैं हमें अपने संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सरकार हमारी बात को सुन पाएगी। तो साथियों, हम लोग अपने अपने स्तर पर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार के लाखों युवाओं का जो भविष्य बर्बाद किया गया है उनके भविष्य को सुरक्षित कराया जाए। आप सब लोग इसके भुगत भोगी हैं और ये लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है और इस कठिन और लंबी लड़ाई में हम सब लोगों का ये विश्वास और भरोसा है कि इसे हम ही जीतेंगे। कठिन लड़ाई इसलिए है कि आप देखिए, अंग्रेजों के समय कंपनी राज था, सारा का सारा कामगार वर्ग कंपनियों के तहत ठेकेदारों के अधीन काम कर रहा था, चाहे वो कोयला हो, बैंक हो, दूसरे दफ्तर हो, जो भी उस समय था। और इसी कंपनी राज के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को इस देश से भगाया। आज 75 साल बाद
मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम कर रहे हमारा क्लास 4 और क्लास 3 का कर्मचारी तो ये महसूस करने लगा है कि हम फिर उस कंपनी राज के शिकंजे में फंस चुके हैं जहां हमारे साथ शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर तो कंपनी राज कायम कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्स एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं जो मैन पावर सप्लाई कर रही हैं, ठेके ले रही हैं और हमारी मेहनत से अनाप शनाप मुनाफा कमा रही हैं, जिसका एक हिस्सा नेताओं तक भी जाता है। इसलिए नेता इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने के लिए बहुत आसानी से तैयार नहीं होंगे। हम सब लोगों के बीच में एक बहस भी चलती है। लोग कहते हैं और सरकार की तरफ से भी ऐसी ही बहसों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग अपने विभागीय स्तर पर एकजुट हो और विभागीय स्तर पर अपनी बात को करें। इसके पीछे सरकार का मंशा ये रहती है कि जिससे कि ये सब एक ही कल्चर के जो लोग हैं, जो इसी कंपनी राज्य से पीड़ित प्रताड़ित हैं, अलग अलग विभागों के लोग वो एक साथ न आ जाएं। इसलिए सरकार प्रायोजित लोग विभागीय स्तर पर एकजुट होने लड़ने की बात आप लोगों से पिछले कुछ महीनों से कहने लगे हैं, जबकि हमारा ये स्पष्ट मानना है कि हम इस लड़ाई को सारे विभागों के लोग एक साथ आकर लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका अंशकालीन ग्राम पंचायत चौकीदार कर्मचारी संघ बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार और सरकारी अधिकारियों के स्तर पर आउटसोर्स और इन लोगों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में थोड़ी बहुत बातें सुनी जाने लगी। न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ 10-15 साल बाद आप लोगों की छोटी सी एकता के कारण। हमारा प्रयास इस एकता को व्यापक बनाने का है और हम इसलिए अपने जैसे उन तमाम सारे लोगों को के साथ मिलकर और इसमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं कि इस लड़ाई को और व्यापक बनाया जाए, क्योंकि जब तक ये लड़ाई व्यापक नहीं बनेगी तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग अपनी एकता को मजबूत बनाते हुए आम लोगों तक भी इसे पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आउटसोर्स का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये आपके वेतन बढ़वाने या आपके नौकरी में सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन पा लेने का मुद्दा है, ऐसा नहीं है। यह मुद्दा सरकारी विभागों के निजीकरण को रोकने वाला मुद्दा है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। वे लाखों लाख बेरोजगार युवा जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जो सरकारी विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना पूरा कैसे होगा? वो भी अंततः इसी आउटसोर्स की नौकरी के जरिए सरकारी विभाग के अंदर पहुंचेंगे। और इसलिए ये जो हमारी लड़ाई है, हम लोगों ने जो संगठन बनाया है, वह एक तरह से सरकारी विभागों का के निजी कर दिए गए निजीकरण के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष खड़ा करने का वाला संगठन है। और हम इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में आम जनता की भी हिस्सेदारी होगी। और इसलिए हम हर बार कहते हैं कि, और बार बार भी कहते हैं कि हमें अपनी इस लड़ाई को व्यापक बनाने के लिए लोगों के बीच में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी सेक्टर के निजीकरण का फैसला सरकार ने लिया है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए यह एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक फैसला है। और बीजेपी के इस राजनीतिक फैसले को बदलवाने के लिए हमें भी अपनी राजनीतिक समझ को विकसित करना पड़ेगा।
और हमें भी उस राजनीति को समझना पड़ेगा जो सरकारी विभागों के निजीकरण को रोकने की राजनीति करते हैं। उन लोगों को अपने साथ लाना पड़ेगा। और इसलिए हमारा ये मानना है कि जब तक आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में नहीं आएगा, नेता इसको अपने भाषणों में शामिल नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। नेताओं को हम ही चुनते हैं, हम वोट देते हैं। पंचायत में सरपंच, मेंबर, जनपद सदस्य, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, इन सबको वोट देकर हम ही लोग चुनते हैं। इसलिए हमारा उन पर भी ये अधिकार है और हम उनसे ये कह सकते हैं कि आपको हमने वोट दिया है, आप हमारी बात कीजिए। और उनको जब तक हम अपनी बात करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुद्दे का कोई समाधान निकल पाएगा, ऐसा उम्मीद कम ही है। सारे नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं विकास पर कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये किया, वो किया। तो ये भी तो विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब सरकारी विभागों में काम कर रहा, लाखों की संख्या में ये काम कर रहा क्लास 4 क्लास 3 का कर्मचारी, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, जिसमें वाहन चालक भी है, जिसमें भ्रष्ट भी है, चौकीदार भी है, व्यावसायिक प्रशिक्षक भी है, ड्राइवर भी है, एम्बुलेंस 108 के पायलट भी हैं, डायल 100 के पायलट भी हैं, अलग अलग शासकीय योजनाओं के अंदर काम करने वाला स्कीम वर्कर भी है। ये तमाम सारे जो लोग हैं, इनका विकास भी तो जरूरी है। और इनके विकास तभी संभव है जब इनका रोजगार सुरक्षित हो और इन्हें सम्मानजनक वेतन मिले। लेकिन तमाम सारे विकास की बात करेंगे, लंबा लंबा भाषण देंगे, लेकिन इस मानवीय विकास की बात वो नहीं करते हैं। और कोई भी देश, कोई भी राज्य जब तक प्रगति नहीं कर सकता, तब तक कि उसके अंदर रहने वाले इंसानों का विकास नहीं होता। और इंसानों का विकास होता है उसके पास आर्थिक साधनों का पहुंचना, आर्थिक संसाधनों का पहुंचना, उसके परिवारों के अंदर आर्थिक संपन्नता का पहुंचना। इस सरकार ने हमारे गरीब, मजदूर और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों से क्लास 3 और क्लास 4 की सरकारी नौकरी हासिल करने का अधिकार छीनकर हमारे परिवारों से आर्थिक संपन्नता के रास्ते को बंद कर दिया है। हमारा संघर्ष उस रास्ते को खुलवाने का संघर्ष है। आप देखिए, सरकार ने आउटसोर्स कल्चर कहां पैदा किया है? सिर्फ क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरी में, बड़ी नौकरी में नहीं किया। बड़ी नौकरियों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियां लाखों में होती हैं, जहां समाज के सबसे कमजोर तबके के बच्चे नौकरी में पहुंचते हैं। और उन्हीं नौकरियों को सरकार ने आउटसोर्स कर दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए साथियों, हम लोग जो क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियों में लागू किए गए ठेकाकरण के खिलाफ संघर्ष खड़ा कर रहे हैं। इस संघर्ष में आप सब लोगों की हिस्सेदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह संघर्ष ही आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। कई लोग कहते हैं कि हमको इससे क्या लेना देना, आप काहे के लिए इसमें अपना दिमाग खराब करते हैं। सवाल मेरा इसमें इतना ही कहना है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं। और सारे राजनीतिक कार्यकर्ता जो नेता भी बन गए, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सब ये दावा करते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। क्या समाज सेवा करते हैं वे लोग, क्या लोगों की सेवा करते हैं वो लोग, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं भी एक तरीके से ये समाज सेवा ही कर रहा हूं, लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने वाली समाज सेवा। और मैं चाहता हूं कि ऐसे तमाम सारे राजनीतिक कार्यकर्ता इस आंदोलन से जुड़े हैं, क्योंकि यही वो आंदोलन है
जो मध्य प्रदेश के भविष्य को बेहतर बना सकता है, यहाँ के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करा सकता है। इसलिए हमारे संघर्ष की, हमारे संगठन की और हम लोगों की स्पष्ट मानना है कि हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम जीत नहीं जाते। इसलिए साथियों, आप सब लोग लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के समाप्त हो जाने के तत्काल बाद आप अपनी सक्रियता को बढ़ाएं, अपने अपने स्तर पर अपनी बात को करना शुरू करें। हमारे कई विभागों के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी तो कंपनियों का कर्मचारी है, ठेकेदार का कर्मचारी है, लेकिन सरकार के विभागों में भी जिन्हें सरकार खुद पैसा देती है, उन कर्मचारियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। अंशकालीन कर्मचारी हैं जो सारे के सारे भ्रष्ट हैं, चौकीदार हैं, छोटा कर्मचारी है, उसे 20 साल से 2000 रुपए मिलते थे, फिर 3000 हुए, आज भी उसे 5000 रुपए मिल रहे हैं, उसे न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। वो न्यूनतम वेतन के अधिकार से भी वंचित है। ग्राम पंचायतों के अंदर काम करने वाला जो पंचायत कर्मचारी है, चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, जो छोटा कर्मचारी है क्लास 4 का, जिसे पंचायती राज के तहत नौकरी पर रखा गया है, उसे आज भी 1500-2000 रुपए दिया जा रहा है। और सरकार मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भाषण देते हैं कि हमने हर घर जल पहुंचा दिया है नल के जरिए। अरे भाई, जो नल के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने वाला जो व्यक्ति है, उसे आप क्या दे रहे हैं, ये नहीं बताते। बताइए, 2024 में जब महंगाई आसमान छू रही हो, तब 1500-2000 रुपए में काम करने वाला ग्राम पंचायतों का चौकीदार, ब्रैक, पंप ऑपरेटर अपनी जिंदगी कैसे जी रहा होगा? तो इस लड़ाई को लड़े बगैर, इस बात को कहे बगैर क्या इनके साथ न्याय कराया जा सकता है? नहीं। और हम लोग जिन वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बेचारा इतना कमजोर तबका है, इतना कमजोर वर्ग है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो अपने आवेदन भी नहीं लिख सकता, वो ठीक से अपने अधिकारियों से भी बात नहीं कर सकता, वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा? उसकी लड़ाई तो किसी हम जैसे व्यक्ति को ही लड़नी पड़ेगी, उसकी बात तो हम जैसे व्यक्ति को ही करनी पड़ेगी, तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक स्कूल का चपरासी अपने प्रिंसिपल से आंख मिला के बात कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन उस चपरासी की बात करने वाला संगठन चाहिए, नेता चाहिए, जो उनके साथ न्याय करा सके। इसीलिए हम लोगों ने जब से इस संगठन को बनाया है, तब से हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे संगठनों का ये दबाव भी रहता है। वो कहते भी है कि ये चपरासी हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, आप काहे को बीच में आ रहे हैं? आउटसोर्स कर्मचारी अपनी लड़ाई लड़ लेगा, आप काहे को बीच में आ रहे हैं? ये जो तर्क दिया जा रहा है, ये तर्क इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो अन्यायकारी व्यवस्था जो सरकार ने बना दी है सरकारी विभागों में, वो यथावत चलती रहे। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अन्यायकारी व्यवस्था को राजनीतिक तौर पर समझता हो, इसके दुष्परिणामों को जानता हो और सरकार से आंख मिलाकर बात कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति इनको संगठित करने के लिए आगे नहीं आए। इसलिए ये तमाम सारे तर्क दिए जाते हैं। खैर, हम सब लोग ये बात समझते हैं कि कंपनी का जो एम्प्लॉई है, आउटसोर्स कर्मचारी, वो अपनी कंपनी के सुपरवाइजर से ठीक से बात नहीं कर सकता, वो मालिक से कैसे अपनी बात कर पाएगा? तो उसे भी तो उसके कंपनी के मालिक से बात करने वाला संगठन चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। और जब से हमने ये संगठन बनाया है, तब से कंपनियों का बेहद सक्रियता बढ़ी है और उनकी ये कोशिश रही है कि एक आउटसोर्स कर्मचारी
एकजुट न हो पाए, इसलिए वो अपने स्तर पर हमारी एकता को तोड़ने के लिए काम भी करते हैं, लोगों को हमारे संगठन की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने का भी काम करते हैं। क्योंकि हम यह सब समझते हैं और हमें ये मानते हैं हम कि सारे लोग 100% भागीदारी कभी किसी आंदोलन में नहीं हुई है। हमने भी 100% भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए ये संगठन नहीं बनाया है और न ही ये आंदोलन खड़ा किया है। हमें मालूम है कि जिस दिन 100% भागीदारी हो गई किसी भी आंदोलन में, किसी भी संगठन के साथ, उस दिन ये अन्यायकारी कल्चर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो भले ही हम 100% भागीदारी के लिए अपनी सक्रियता को बढ़ाए हैं, लेकिन हमारा आंदोलनात्मक सांगठनिक गतिविधियां 10%, 5%, 15% लोगों की सक्रियता के दम पर ही चलती रहेंगी और इन 10, 15, 20% लोग अगर इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे तो भी हम जीत जाएंगे। इसलिए कंपनियों की तमाम सारी साजिशें, सरकार और सरकार समर्थित लोगों की तमाम सारी अतिक्रमों के बावजूद भी आज लाखों लाख हमारा पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारी ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स के साथ एकजुट हो रहा है और वह एकजुट होकर सबके साथ मिलकर अपनी बात करना चाहता है। और जैसे ही 4 जून को लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने आएंगे, उसके तत्काल बाद हम भोपाल के अंदर सरकार से बातचीत भी करेंगे और बातचीत से सरकार नहीं मानेगी तो हम वहाँ पर हल्ला बोल, डेरा डालो आंदोलन भी करेंगे। हमारे अंशकालीन ग्राम पंचायतों के कर्मचारी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। उन्होंने तय कर लिया है कि अगर हमको अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे भोपाल की सड़कों पर। अब हम वर्षों से चले आ रहे इस अन्याय को नहीं सहेंगे। उन कर्मचारियों का यही दृढ़ निश्चय हमारे जीत के रास्ते को खोलेगा। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। आप सब लोग अपनी एकता को बनाए रखें, एकता को मजबूत करें और संघर्ष पर भरोसा करें, क्योंकि संघर्ष हमेशा जीतता है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में से तो एक ही जीतता है, बाकी को हारना होता है, लेकिन संघर्ष करने वाला हर व्यक्ति जीतता है। अपनी जीत के जज्बे के साथ आप ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स के साथ एकजुट हो और आने वाले दिनों में होने वाले संघर्ष का हिस्सा बने। नमस्कार।